इस इंडस्ट्री में हर जगह पे पैसा है। इमली के जो बीज होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो कि ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कितने अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। तो आपको कौन सा प्रोडक्ट अभी लग रहा है कि ये अगर किसी को स्टार्ट करना है तो ये प्रोडक्ट से स्टार्ट, दिस इज सेफेस्ट और ये बहुत जल्दी आपका बायर मिल जाएगा? और मुझे एक चीज़ क्या समझ में आ रही है कन्वर्जेशन से कि अगर हम मतलब बड़े शार्क्स को अगर टारगेट करते हैं तो अपना जर्नी ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है, ज़्यादा चैलेंजिंग है, कॉम्पिटिटिव भी। ऐसे कंट्रीज़ को टारगेट करने चाहिए जो छोटे कंट्रीज़ है, प्लस वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स ही नहीं जा रहे। आई ऑलवेज से कि आपको कंट्री ऐसी सिलेक्ट करनी चाहिए जो डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो। डेवलप्ड कंट्री में आप एंटर करोगे तो डेवलप कंट्री में उनके नॉर्म्स आर इन प्लेस, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन ज़्यादा लगेंगे या डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा लगेंगे। छोटी कंट्रीज है ना, अफ्रीका कम्बोडिया जैसी कंट्री है, वहाँ पे टारगेट करो। मॉरिशस जैसी कंट्री, वहाँ पे टारगेट करो कि जहाँ पे एंट्री आपका बहुत ईजी होगा। सो एक बार वो स्टैंप लग गया ना कि आप एक्सपोर्टर हो, तो फिर बाकी कंट्रीज़ में आपको एंटर करना ईजी हो जाता है। और ऐसी कंट्रीज़ ढूंढनी ज़रूरी है कि जहाँ पे इंडिया ट्रेड कर रहा है बट कम तादाद में कर रहा है। हाँ, तो कंपटीशन ही आपका कम हो जाता है। हाँ, इसमें और एक ना फियर मुझे क्या लग रहा था कि मतलब एक नॉर्मल पर्सन को फियर क्या होता है कि माल भेजा, बीच में कुछ हो गया, मतलब सी वेज के थ्रू भेजा, बीच में कुछ हो गया, तो वो खर्चा फिर इंश्योरेंस प्रॉपर इंश्योर्ड, एंड टू एंड इंश्योरेंस हो जाता है। पूरा कंटेनर आपका इंश्योर्ड है, पूरा कंटेनर आपको करना पड़ता है, करना पड़ेगा। हाँ, आपको करना पड़ेगा। इंश्योरेंस के पैसे तो नॉमिनल 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आता है, बट वो अगर करते हो एंड टू एंड, मतलब आपके वेयर हाउस से लेके बायर के वेयर हाउस तक, तो यू आर इंश्योर्ड। हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट आप जो भेज रहे हो, प्रोडक्ट जाते थे खराब हो गया, तो उसका इंश्योरेंस मिलता नहीं है। पेरिशेबल प्रोडक्ट हो या कोई प्रोडक्ट हो। और कस्टम्स का कितना रोल होता है इसमें? कस्टम्स का रोल इंपॉर्टेंट रोल है। आपका क्लियरेंस पूरा कस्टम्स करते हैं जी। और जैसा हमने हिंदी फिल्मों में देखा है कि कस्टम्स ने माल पकड़ के रखा है, पैसे दे दो तो छूट जाए, ऐसा होता है कि कस्टम्स माल पकड़ लेते हैं अगर उनको लगता है कुछ डाइसी है, अगर लगता है कि आप कंट्री में कुछ और बोल के कुछ और भेज रहे हो। अब वो एग्जांपल ओपन प्लेटफॉर्म पे तो नहीं दे पाऊंगा, बट ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है कि लोगों ने एक अफ्रीकन एक्सपोर्टर था जो चिट्टॉन एक्सपोर्ट करता था। चिट्टॉन मतलब जो आपके कपड़े में, क्लोथिंग में डायमंड स्टड होते हैं, झूठे वाले, प्लास्टिक वाले, वो, बट वो एक्सपोर्ट करते हो, वो चिट्टॉन के साथ साथ असली डायमंड भी एक्सपोर्ट करता था। दिस इज नॉट अ सजेशन कि ऐसा करने का आइडिया नहीं दे रहा हूँ किसी को, बट ऐसा होता था। वो इतना चेकिंग रहता है कस्टम का, मतलब उनको अल्टीमेटली इट इज़, लोग टिप देते हैं, कहीं ना कहीं से टिप लीक हो जाता है। सो दे हैव देयर ओन सिस्टम्स, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो कंटेनर रुकने वाला है ही आपका। ओल्ड मूवीज़ में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को ऐसा दिखाया गया है, मतलब आज भी मेरी अगर मम्मी हमारे किसी फैमिली फंक्शन में किसी को इंट्रोड्यूस करके मेरा बेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है, तो लोग ऐसे देखते हैं मेरी तरफ, मुझे डर लगता है कि उनको ग्लैमरस लग रहा है कि ये कोई स्मगलिंग वगलिंग कर रहा है। तो लोगों का नज़रिया आज भी, और इसी की वजह से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आते। डागा साहब का माल पहुंच चुका है। तो आपने सर तब तो फिर शुरू जब किया था तो आपने कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया? मेरा प्रोडक्ट, एक तो मेरी तरफ देख के ही समझ में आया, मेरा इंटरेस्ट वाज ऑलवेज इन फूड इंडस्ट्री। सो फूड वाज माय कोर। मेरा कोर प्रोडक्ट तब भी था और आज भी है, दैट इज फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज। फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज? अच्छा, वो कैसे फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज? मतलब आपको जो मैकडॉनल्ड्स में फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं वो फ्रोजन ही आते हैं, गर्म करके खाने का, वो आपको फ्राई करके यू हैव टू ईट इट। सो फ्रोजन फूड का मार्केट वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा है। मतलब आज इंडिया से फ्रोजन पराठा, फ्रोजन चपाती बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होता है। और ये मुझे आइडिया कब आया था, जब मैं लंदन में था। लंदन में हम लोग को अगर चपाती खानी होती है तो रेस्टोरेंट में जाके खाना, तो तब स्टूडेंट थे तो उतनी औकात थी नहीं, तो हम लोग शॉप में जाके लेके, तो शॉप में आधा कच्चा आधा पका हुआ चपाती मिलता था, विच वॉज फ्रोजन। और वो तब मिलता था, मुझे याद है, 1 पाउंड 10 पेंस का, 80 रुपये का 1 पाउंड था तब। सो मतलब 88 रुपीज़, 90 रुपीज़ का एक चपाती मिलता था। अपने घर में मम्मी सुने की 80 रुपये का एक रोटी। सो तब मेरे दिमाग में कि फ्रोजन फूड ऐसा है कि अब अपने को तो पता था घर पे कितने में चपाती बनती है, या अपने यहाँ पे पोली भाजी केंद्र में जाते हो तब मैं आई थिंक 3 या 4 रुपये की मिलती थी, जब मैं वहाँ पे 90 रुपये की एक चपाती खाता था। तो वो मुझे डिफरेंस पता था पहले से कि ये फ्रोजन फूड्स में अच्छा खासा मार्केट है। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, आइडियाज़ मिले, लोग मिले। सिर्फ तब मैं जब आया तब मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड थे, 3 या 4 मैन्युफैक्चरर्स ही थे। आज आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफ़ी बढ़ गए। सो दैट्स हाउ आई इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट सबसे पहला क्राइटेरिया मेरा था तब भी, आज भी है।
कि आपका इंटरेस्ट होना जरूरी, तो भी आप रिसर्च कर पाओगे। और उसके बाद फिर सारे फूड प्रोडक्ट्स पे ही थे आप? अगरबत्ती एक्सपोर्ट किया है मैंने, देन आई एक्सपोर्टेड शर्ट्स का एक रिक्वायरमेंट। तो होता क्या है ना, आप एक बायर से कनेक्ट कर जाते हो, आप रिलेशन अगर अच्छे बना देते हो, तो उसके रेफरेंस से आपको नए नए बायर्स मिलना चालू हो जाता है। जैसे मेरा एग्जांपल बताऊँ, आई स्टार्टेड विथ एक्सपोर्टिंग फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज। तो मुझे एक बायर ने बोला कि यार फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज एक्सपोर्ट कर रहा है, हम लोग को डिहाइड्रेटेड गार्लिक की ज़रूरत है, डिहाइड्रेटेड गार्लिक पाउडर की ज़रूरत है। तो मैंने उस पर रिसर्च करना चालू किया, सप्लायर देखे, वो उसको सप्लाई किया। बट उसको सप्लाई करने के वो प्रोसेस में मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया था उस पर। तब मुझे पता चला कि इसकी रिक्वायरमेंट और 2 कंट्रीज़ में है, तो मैंने और 2 कंट्रीज़ में उसका मार्केटिंग चालू किया। वहाँ पे मुझे उसके लिए एक बायर मिला। वहाँ का एक बायर था, उसने मुझे बोला कि हम लोग को वाइट ओनियन पिकल की ज़रूरत है। तो मैं वाइट ओनियन पिकल पे रिसर्च करने लगा, और फिर वहाँ पे देखा कि उसकी और 4 कंट्री में रिक्वायरमेंट है। ऐसे करते करते कंट्रीज़ बढ़ती गई, ऐसे करते करते प्रोडक्ट बढ़ता गया। बट अगेन मेरा हीरो प्रोडक्ट आज भी एक ही है, फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, जो मेरा ब्रेड एंड बटर है। बाकी तो मेरा आवन जावन प्रोडक्ट का चालू रहता तो है। किसी एक मतलब जो लोग बाहर भी कर रहे हैं वो लोग एक प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करना चाहिए। आइडियली शुरुआत करते हो आप 1 या 2 प्रोडक्ट पे ही काम करो। यू गेट द हैंग ऑफ इट, ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंट्री। एक बार आप कंफर्टेबल हो गए कि लगता है अभी इसमें रेगुलर रोजी रोटी चल रहा है, देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू प्रोडक्ट्स। ये आपको कौन सा प्रोडक्ट अभी लग रहा है कि ये अगर किसी को स्टार्ट करना है तो ये प्रोडक्ट से स्टार्ट, दिस इज सेफेस्ट, और ये बहुत जल्दी आपका बायर मिल जाएगा? आइडियली बनाना बनाना पाउडर जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। सो एट द एंड प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो कि ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कितने अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता है, तो आपका रेंज बढ़ जाता है बायर फाइंडिंग का। दूसरा एक है मुल्तानी मिट्टी, जो अच्छी खासी एक्सपोर्ट भी हो रही है अपने यहाँ से। और एक है जो इमली होती है, इमली के जो बीज होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। इट इज़ यूज एज अ थिकनिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट फॉर एनी इंडस्ट्री। मतलब पेंट्स में यूज़ हो सकता है, देन आपके मेकअप्स में यूज़ होता है। इमली का बीज का वो प्रोसेस करते हैं ऑफ कोर्स, बट उसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओह नाइस। आयुर्वेदा, इंडिया का सबसे बड़ा जो कोर है आयुर्वेदा, इट हैज़ गॉट मैसिव रिक्वायरमेंट। सो आयुर्वेदा अगर आप फोकस करते हो तो आयुर्वेदा में प्रोडक्ट्स तो है ही, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक सर्विसेज है, वेलनेस सेंटर्स। जब इंटरनेशनल कोई क्लाइंट यहाँ पे आके सर्विस लेता है, यू आर एक्सपोर्टिंग दैट सर्विस। करेक्ट। इस इंडस्ट्री में हर जगह पे पैसा है। ओनली थिंग इज एंटरिंग द राइट वे एंड गोइंग टू द राइट कंट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।